तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर केस स्टडी को हम कवर करने वाले हैं। तो पीएसएस एक्ट जो है दैट्स एक्चुअली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। तो पीएसएस एक्ट 2007 डिफाइन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल एंड उसकी पावर्स जो उसको दी गई हैं इसके स्टैच्यू के अंदर, एंड जो रेगुलेशंस की पावर है, कंट्रोल की पावर्स हैं, ताकि जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में या सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई कर पाएँ, उनको कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट कर पाए। सो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओवर हियर। सो इट सेज पीएसएस एक्ट 2007 constituted a committee as बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि बीपीएसएस जिसको हम कहते हैं। तो पीएसएस एक्ट जो है उसने कंस्टिट्यूट किया एक कमेटी को, बीपीएसएस को, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। सेकेंड वन इट सेज बीपीएसएस इज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द पीएसएस एक्ट and only Reserve Bank of India and central government can commence or operate a payment system. Fourth, it says the authorization for the payment system can only be revoked by Reserve Bank of India in consultation with the central government on the happening of certain events. और option E, it says that all of the above are correct. So जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा, what will be the right answer in this regard. Kindly जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिएगा एंड जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि अभी तक का वीडियो अगर आपको क्लियर हो गया है, येस और नो। अंजना जी जल्दी से जल्दी बता दीजिए अभी तक का वीडियो कंफर्म हो गया है? हाँ। चलिए आप सभी भी फटाफट से बता दीजिए कि आपको अभी तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी और नॉट। और इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस कि एबीसी करेक्ट है, एबीसी करेक्ट है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर। देखिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो 12 अगस्त 2008 को लागू किया गया था। 2007 में बन गया था लेकिन आ गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 2008 में। एंड ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पीएसएस एक्ट बेसिकली एक पावर देता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, एंड इसको डेजिग्नेट किया गया एज एन अथॉरिटी कि जो कोई भी इसके रिलेटेड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज हैं, जो कोई भी रेगुलेशंस हैं, जो कोई भी रिलेटेड मैटर्स हैं, उनकी कार्रवाई आरबीआई ही गो थ्रू करेगा एंड जो भी रेगुलेशन है, सुपरविजन है, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया था इस चीज़ के लिए। ये एक्ट खुद ऑथराइज नहीं था, इसने खुद से कंस्टिट्यूट नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया था कि आप बीपीएसएस को आगे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। सो पहला जो ऑप्शन है इस तर्ज के ऊपर ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि ये पीएसएस एक्ट बीपीएसएस को नहीं बनाता। ये पीएसएस एक्ट पावर देता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि आपने बीपीएसएस को फॉर्म करना है, यानी कि जो बोर्ड है आपके पास फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसको फॉर्म करना है, राइट। सो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। फिर कहा गया कि बीपीएसएस इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, कि बीपीएसएस जो है वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करेगा। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। लेट्स हैव अ लुक एट द थिंग ओवर देयर कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, बीपीएसएस जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं है। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तो आरबीआई इज अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कमेंस और ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही कमेंस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम को। तो आंसर इज ओनली एंड ओनली आरबीआई कैन बी कमेंसिंग द सिस्टम ओवर हियर। सिर्फ आरबीआई जो है वो यहाँ पर कमेंस कर सकती है सिस्टम को, वही चला सकती है और कोई नहीं चला सकता है। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट गलत हो गया है। ऑथराइजेशन फॉर द पेमेंट सिस्टम कैन ओनली बी रिवोक्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो पर्टिकुलर आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड है। तो कोई भी पर्सन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलावा यहाँ पर है ही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के रिलेटेड बातचीत कर पाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं है, तो कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चीज़ के रिलेटेड चाहिए ही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत है। सो आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव। आंसर शुड नॉट बी ऑल ऑफ द अबव, इट शुड बी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, इट शुड बी नॉट ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हमने बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इट सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और टू इंस्पेक्ट द
payment and settlement systems. Which of the following is or are not matched correctly in relation with the same? तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंस्पेक्ट कर सकते हो. लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. सेक्शन 12 कहता है आरबीआई में कॉल फॉर फ्रॉम एनी सिस्टम प्रोवाइडर रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स और मे प्रिस्क्राइब टू सबमिट एट रेगुलर इंटरवल्स. सेक्शन 16 कहता है राइट टू एक्सेस any information related to the payment and settlement system provider and system participants. Section 14 कहता है officer authorized by Reserve Bank of India may enter any premises where payment system is being operated or to inspect the equipment, right? Option D कहता है कि B and C जो है वो दोनों ही correctly matched नहीं हैं. We need to answer accordingly. देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डेफिनेटली एम्पावर किया गया है कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो सिस्टम्स को. आपके पास ऑथराइजेशन जो है इस रिगार्ड में अवेलेबल है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुपरविजन की जो पर्टिकुलर आपके पास अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट. एंड इनके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर आंसर जो है वो पोस्ट करना है. सो सबसे पहले सेक्शन 12 को देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी सिस्टम प्रोवाइडर से कोई भी रिटर्न मंगवा सकते हैं, किसी भी सिस्टम प्रोवाइडर से रिटर्न मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम ऐसे फॉर्म्स को प्रिस्क्राइब भी कर सकता है जिसके साथ उनको कंप्लाई करना पड़ेगा. सो सेक्शन 12 तो करेक्टली यहाँ पर मैच्ड है, बिल्कुल सही है. सेक्शन 16 यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन 16 किस बारे में कहता है. सेक्शन 16 इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट. सेक्शन 16 जो रहेगा वो किसके बारे में कह रहा है कि राइट टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन, कि आप पीएसएस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर राइट है, इन्फॉर्मेशन है, उसके एक्सेस कर सकते हो, उसके रिलेटेड पावर आपके पास रहती है. तो सेक्शन 16 जो होता है एक्चुअल में वो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के लिए होता है. वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को मांग सकते हो, उसके लिए नहीं है. वो रहता है कि ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के लिए रहता है, नॉट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो आप ऑडिट कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, उसके रिलेटेड सेक्शन 16 रहता है. सो दिस इज नॉट मैच करेक्टली. ठीक है, सेक्शन 14 किस चीज़ के साथ रिलेटेड रहता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट. सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो किसी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ऑथराइज्ड है, वो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर किस में जा सकते हैं, प्रीमिसेस में एंटर कर सकते हैं जहाँ पर इक्विपमेंट पड़ा है एंड उसको पर्टिकुलरली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर. तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट वन. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. इज दैट क्लियर? तो हमने डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में बात करनी थी. सेक्शन 12 जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगता है रिटर्न्स के बारे में, वो भी सही है. सेक्शन 14 ऑथराइज करता है कि कोई ऑफिसर जिसको वो ऑथराइज कर रहे हैं वो किसी प्रीमिसेस में जाएगा, सिस्टम इक्विपमेंट को चेक करेगा, वो भी सही है. ठीक है, लेकिन सेक्शन 16 जो है वो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में, दैट्स नॉट रिलेटेड टू कि आप इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हो. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट मेंशन करेक्टली, सो दैट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज Reserve Bank of India is empowered to issue directions under section 17 to section 19 under the PSS Act. तो सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 19 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया कि आप डायरेक्शंस दे सकते हो. कौन सी चीज़ें इस केस में करेक्टली बताई गई हैं उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है. सेक्शन 17 सेज ऑन ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सीज एंड डिजिस्ट फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्ट. तो सेक्शन 17 जो है हमने बताना है कौन सी करेक्ट है, उनके बारे में बताना है. ठीक है, तो सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही बताई गई हैं उनके बारे में बताइएगा. कि ऑन ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सीज एंड डिजिस्ट, यानी कि आप रोक सकते हो किसी पर्सन को कि उसमें एंगेज ना होए, उस चीज़ को ना करे, राइट, उनके बारे में है. सेक्शन 18 कह रहे हैं कि टू ले डाउन पॉलिसीज टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कि आप पॉलिसीज बनाइए, उसके बारे में है. एंड फर्दर सेक्शन 19 जो है every person to whom direction has been issued must be complied with such direction without any delay and a report of compliance is to be furnished. उसके बारे में let's have a look at it. देखिए सेक्शन 17 जो है that particularly says what, कि ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप रोक सकते हो किसी को कि ये चीज़ कामकाज नहीं करना, उसके बारे में है. जबकि जो सेक्शन 17 है जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओपिनियन है कि पेमेंट सिस्टम जो पार्टिसिपेंट का लगा हुआ है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, या पर्टिकुलरली जो रिस्क है उसको पर्टिकुलरली अच्छे से
कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पीएसएस में रिस्क भी तो हो सकता है ना, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में। मान लो कि आरबीआई कहता है कि इस सिस्टम कोई रिस्क को आप अच्छे से नहीं चला रहे हो, इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको आरबीआई रोक सकता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेक्शन 18 टू ले डाउन पॉलिसीज टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो सेक्शन 18 जो होता है ना, इन जनरल वो आपको गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शंस देता है, ठीक है, रिलेटेड की पॉलिसीज बनानी है या फिर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, किस तरह से वो कामकाज करेंगे, उनसे रिलेटेड अगर डायरेक्शंस देनी है या पॉलिसीज बनानी है, वो काम सेक्शन 18 के अंदर है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। तो सेक्शन 18 भी करेक्ट हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो भी है यहाँ पर, उनको डायरेक्शन इशू की जा सकती है एंड उस पर्सन को उन डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई भी फिर करना पड़ेगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। तो सेक्शन 19 भी जो है यहाँ पर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर टोटली करेक्ट हैं। सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो काइंडली हम आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर। अगर वीडियो अभी तक का पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। भी क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि आई जस्ट वांट कि वीडियो जो है हमारा वो एल्गोरिदम में आ जाए एंड सभी लोगों तक पहुंच पाए। इफ वी आर वर्किंग हार्ड वी आल्सो वांट कि आप एटलीस्ट एक लाइक जरूर देके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू चेंजेस इन द पेमेंट सिस्टम्स इज नॉट करेक्ट। पेमेंट सिस्टम में चेंजेस को लेकर के कौन सी चीज़ें करेक्ट नहीं है, इनके बारे में हमें आंसर पोस्ट करना है। देखो पेमेंट सिस्टम में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी चीज़ें करेक्ट नहीं है, उनके बारे में आंसर करना है। फर्स्ट वन इट सेज नो चेंजेस इन द सिस्टम मस्ट बी देयर without prior approval of the Reserve Bank of India and notice not less than 15 days is to be furnished, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है where Reserve Bank of India is having any objection that must be communicated within a period of 30 days. When system provider receives any objection from Reserve Bank of India within period of 4 weeks, the system provider should forward all the particular comments. तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं, उसके बारे में बताना है। देखो जब भी चेंजेस की बात करते हैं तो सेक्शन 11 में इसके बारे में बताया गया, यानी कि कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर जो भी कोई चेंजेस करता है जो कि पर्टिकुलर वे में चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशंस को, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, वो सभी चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ही होंगे एंड उनसे रिलेटेड नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिनों का? 15 दिन का नहीं, 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक सिस्टम प्रोवाइडर है एयरटेल, ठीक है, तो एयरटेल अगर कोई ऐसे चेंजेस करता है जिससे स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको चेंज करने से पहले इसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा और कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि ये चेंजेस ऐसे करने वाला है, ठीक है। ये पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। सेकेंड वन इट सेज कि जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ऑब्जेक्शन है, अब इसने अपना पर्टिकुलर बता दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, देखो जी मैं चेंज करने वाला हूँ। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिक्कत थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्दर इसको कम्युनिकेट करना है एंड वो जो कम्युनिकेशन की जाएगा वो 2 हफ्तों के अंदर, नॉट इन 30 days, दैट इज टू बी डन इन 2 weeks फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन। जैसे उनको इंटीमेशन मिलती है उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर आरबीआई को उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि उनको दिक्कत है। फिर उसके बाद जब सिस्टम पार्टिसिपेंट ने या सिस्टम प्रोवाइडर ने जब उनको रिप्लाई करना है तो उसके लिए सिस्टम प्रोवाइडर के पास भी ऑब्जेक्शन रिसीव करने के बाद 2 हफ्ते का टाइम होगा, नॉट 4 weeks, उसके पास 2 हफ्ते का टाइम होगा यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आंसर जो होने वाला है दैट्स रिलेटेड टू द ऑप्शन डी ओवर हियर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सी चीज समझिएगा, अगर आपने चेंजेस करने हैं तो 30 दिन का नोटिस, आरबीआई ने रिप्लाई करना है रिसिप्ट के बाद, उसके पास पर्टिकुलर होएगा 2 हफ्ते का टाइम, और जो सिस्टम प्रोवाइडर है उसके पास ऑब्जेक्शन आ गई है आरबीआई की, उसने रिप्लाई करना है, फिर से 2 हफ्ते का टाइम उसके पास रहेगा उसके साथ डील करने के लिए। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पर दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। और सेक्शन 10A भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएसएस एक्ट में सेक्शन 10A भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, इट बेसिकली सेज कि कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर, कोई भी बैंक जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनर में कोई भी ऐसा चार्ज, कोई भी ऐसे चार्जेस इम्पोज नहीं करेगा किसी पर्सन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट को रिसीव करने के लिए या पेमेंट को पे करने के लिए।
तो सिस्टम प्रोवाइडर चार्जेस कोई भी नहीं लगाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थिंग रिलेटेड टू इट, आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4 इट वाज।